नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। केसरबाग रोड स्थित चमेली देवी स्कूल में 18वां एनुअल डे प्रोग्राम फिनिक्स का शानदार आयोजन सुपर सिने स्टार एवं सोशल वर्कर सोनू सूद और गेस्ट ऑफ ऑनर पुरुषोत्तम अग्रवाल की उपस्थिति में शुक्रवार 23 दिसंबर को हुआ। फिनिक्स की अवधारणा हार ना मानना या सदैव बने रहना का भाव पर कार्यक्रम की रचना करने को आमंत्रितों द्वारा सराहा गया। चमेली देवी पब्लिक स्कूल के नर्सरी से कक्षा 2 तक के प्री प्राइमरी सेक्शन के विद्यार्थियों हेतु आयोजित वार्षिकोत्सव में छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा देखते ही बन रही थी। इस दौरान देश के पहले एडवांसमेंट प्रोग्राम हाइब्रिड टीचर्स ट्रेनिंग की लॉन्चिंग भी की गई। हाइब्रिड टीचर्स ट्रेनिंग का पहला सब्सक्रिप्शन सोनू सूद को दिया गया। मुख्य अतिथि के साथ सुशीला देवी जी, डायरेक्टर प्रवीण जी, पीयूष जी, प्रशांत जी अग्रवाल भी उपस्थित थे। हाइब्रिड टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में अग्रवाल जी ने बताया कि ग्रुप ने स्वयं का सैटेलाइट स्थापित किया है और इस ऑनलाइन प्रोग्राम को दूर गांवों में पहुंचाया जाएगा। वहीं सोनू सूद ने बताया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, मुंबई आ गया था, वहीं रिजेक्शन मिला, कई फिल्में की, फिर नाम बना और फिर पूरी दुनिया जानने लगी। कोरोना के समय में अनजान लोगों के साथ जुड़ा तब अहमियत मालूम पड़ी। दुआओं से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। उम्मीद और कोशिश जारी रखे। सूद ने कहा, कभी अपनी मुट्ठी खोल के देख, जो मुश्किल में साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले पर सोनू सूद ने बच्चों के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस दी। बच्चों ने कई शानदार कार्यक्रम पेश किए। विद्यार्थियों ने नृत्य और नाट्य कर अपनी प्रतिभा की शानदार प्रस्तुति दी। प्राचार्य संगीता पोद्दार ने बताया कि फिनिक्स जैसी थीम रखकर समाज को जागरूक करना मुख्य विचार था व समाज के विकास में सहयोग देना, यही हमारा वार्षिकोत्सव का लक्ष्य था, जो सार्थक हुआ। एक पुराना कनेक्शन, और जब मुझे पता चला कि मुझे आज की शाम आपके साथ बितानी है, तो मुझे और भी मेरा एक रीज़न था आप लोगों से आने का, क्योंकि मेरे मदर खुद एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक चीज़ हमेशा सिखाई कि माँ बाप से बड़ा जो दर्जा होता है वो एक टीचर का होता है, और अगर टीचर की सुनोगे तो ज़िंदगी में आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप। इंदौर में व्यापारी के साथ नाइजीरिया देश के युवक द्वारा भारत के कुछ लोगों के साथ मिलकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा नाइजीरिया के युवक को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। व्यापारी का केमिकल से जुड़ा व्यापार है। दरअसल जिस तरह से व्यापार व्यवसाय ऑनलाइन होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर साइबर क्राइम पुलिस द्वारा नाइजीरिया के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इंदौर के एक व्यापारी द्वारा रोहित इंटरप्राइजेज से ओरिजा एक्स्ट्रा नामक दवा खरीदने के लिए बातचीत की गई और यह केमिकल जानवरों की बीमारी, कैंसर, किडनी सहित अन्य बीमारियों में काम आता है, जिसको लेकर 24 लाख रुपए की राशि व्यापारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों के खाते से ट्रांसफर करें। लेकिन जब राशि नहीं आई और ना ही केमिकल मिला, तब जाकर व्यापारी द्वारा साइबर क्राइम को पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम द्वारा सोनू सिंह, 200 डॉन्स, जगदीश पोल, राकी उर्फ विकास के खिलाफ 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिसमें 200 मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है। उसे तिहाड़ जेल से इंदौर साइबर क्राइम लेकर आए थे। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में केमिकल के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। आरोपी द्वारा एक अलग से खाता खुलवाया जाता था और फिर उसमें धोखाधड़ी कर रुपए ट्रांसफर कराए जाते थे। फिलहाल पुलिस रुपयों की रिकवरी को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। ये आरोपी थे जो कुछ भारतीयों के साथ मिलकर अपने यहाँ केमिकल बेचने के नाम पे लोगों से ठगी का काम करते थे। इसमें इन्होंने जो हमारे इंदौर के एक निवासी हैं उनसे 24 लाख रुपए की ठगी करी थी। इसके अलावा ये इंदौर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के अपराध कर चुके हैं। कई जगहों की पुलिस का रिकॉर्ड जब खंगाला गया तब पता चला कि इन्होंने छत्तीसगढ़, मुंबई और दिल्ली के भी कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी करी थी। काफ़ी प्रयास के बाद इन्हें जब पकड़ा गया और पूछताछ की गई तब पता चला कि ये इस तरह के केसेस में कई लोगों के खातों का उपयोग करके उसमें पैसे डलवाते थे। उसके बाद
वो इस तरह के वारदात को अंजाम देते थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर कांग्रेसी अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे ताकि आने वाली 2023 में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना सके। मध्य प्रदेश में 18 महीने तक काबिज रही कांग्रेस सरकार के हाथ से जाने के बाद कांग्रेसी फिर से नई नई योजनाओं पर कार्य करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कार्य में जुट गए हैं। इसी कड़ी में इंदौर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप इंदौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पैदल चल रही है, जिसका मध्य प्रदेश में भव्य स्वागत हुआ और इस यात्रा के बाद कांग्रेसियों सहित आमजन में भी उत्साह बढ़ा है। वहीं अब 2023 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने और सरकार बनाने के लिए घर घर और बूथ तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस शुरू करने वाली है, जिसको लेकर 24 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जिला स्तर की बैठकों का दौरा जारी रहेगा। वहीं 26 से 29 दिसंबर तक ब्लॉक स्तर की बैठकों के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर प्रभारी महेंद्र जोशी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में आज हुई बैठक में कांग्रेस नेता इंदौरा ने बताया कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस में आगामी 2 महीने तक कांग्रेस के विभिन्न तरह के आयोजन होंगे, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत घर घर तक पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के विचारों से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो कि बड़ी शानदार मध्य प्रदेश में रही और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी रहा। मैं सबसे पहले तो सभी उन साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जिन लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत की और इस आयोजन को सफल बनाने का पूरा जी तोड़ प्रयास किया और जिससे कि ये यात्रा बड़ी शानदार रही। मध्य प्रदेश में जहाँ से भी निकली, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रही है, पूरे भारत के उन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े हुए हैं। और इसी संदर्भ में आज बैठक बुलाई गई है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमें कार्यक्रम दिए गए हैं। तमाम जिला कांग्रेस कमेटी जो मध्य प्रदेश की है उनमें अभी 20 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक तमाम जिलों में बैठकें हो जाएंगी और उसके बाद 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सभी ब्लॉकों में भी बैठकों के निर्देश हमने दिए हैं। और इस संबंध में आज चर्चा करने के लिए हम यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र जोशी जी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान में 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि श्री स्वामीनारायण के नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। आज संतों के सानिध्य में श्री स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। इस संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी और सेवा क्षेत्र में इसका योगदान अप्रतिम होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली में भारत के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवित करना हमारा दायित्व था। तब सरकारों ने औपनिवेशिक मानसिकता के तहत इस बारे में कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के अन्य पहलुओं जैसे क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जीवन पद्धति का हिस्सा थे। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में 201 नए कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि भारत में एक्टिव मामले 3,397 है, जो कुल मामलों का 0.01% है। रिकवरी रेट फिलहाल 98.8% है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया कि देश में 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। अभी तक किसी भी राज्य में
बूस्टर डोज का कवरेज 50% तक नहीं पहुंचा है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दिनों में 3 हाई लेवल मीटिंग की। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने T3 यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। गाजियाबाद से लापता 35 साल की दिव्या उपाध्याय के केस की गुत्थी 7 महीने बाद सुलझ गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि लिव इन पार्टनर रमन उसको शिमला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया, लेकिन मौका देखकर कार में चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में सुनसान रास्ते पर फेंक दिया। गाजियाबाद के वसुंधरा में दिव्या अपने लिव इन पार्टनर रमन के साथ फ्लैट पर 2018 से रहती थी। दोनों से एक बेटी हुई जिसकी उम्र अब 2 साल है। 19 मई 2022 को दिव्या संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। अगले दिन 20 मई को रमन ने ही थाना इंदिरापुरम में जाकर दिव्या को पत्नी बताते हुए उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस उस वक्त दिव्या के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। रमन और दिव्या के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि 19 मई को दोनों हिमाचल प्रदेश की शिमला में मौजूद थे। शिमला में ही आखिरी बार दिव्या का मोबाइल बंद हुआ। पुलिस ने तुरंत रमन को कस्टडी में लिया और पूछताछ शुरू की। कड़ाई से पूछताछ में रमन ने सारा घटनाक्रम कबूल कर लिया। रमन ने बताया कि वो दिव्या को अपनी गाड़ी बलेनो से शिमला घुमाने लेकर गया था। 19 मई को उसने कन्नौर जाने वाले रास्ते पर कार में ही चुन्नी से गला घोंटकर दिव्या की हत्या कर दी और शव को सुनसान रास्ते पर फेंक दिया। दरअसल रमन ने एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। दिव्या को यह बात पता चल गई। इसे लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। रमन अब दिव्या से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई और घुमाने के बहाने दिव्या को शिमला ले गया और वहां ले जाकर मार डाला। 50 पाक नागरिक भारत आए, बोले अब पाकिस्तान नहीं लौटेंगे। पूछताछ में इन लोगों ने रो रोकर अपनी पीड़ा सुनाई। पाक में हम सुरक्षित नहीं है। कहा हम लोग पाक में नहीं, अब हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान से गुरुवार सुबह अटारी बॉर्डर आए 50 नागरिक वहां से किराए के ट्रक में सवार होकर जोधपुर के लिए निकले, लेकिन गलत रास्ते पर बढ़कर प्रतिबंधित क्षेत्र बज्जू पहुंच गए। इनमें 18 पुरुष, 18 महिलाएं व 14 बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने इन्हें शुक्रवार को रोका व बज्जू थाने लाकर पूछताछ की। इन सभी के पास पाक की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीजा के प्रमाण पत्र मिले हैं। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन पूछताछ में इन लोगों ने रो रोकर अपनी पीड़ा सुनाई। पाक में हम सुरक्षित नहीं। जत्थे में शामिल पाक के रहमियार खान जिले के नागरिक गोवर्धन राम भील ने बताया, हम लोग पाक में नहीं, अब हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। वहां कोई सुविधा नहीं थी। झारखंड स्थित सम्मेद शिखरजी तीर्थ स्थल को लेकर जैन समाज लगातार सरकार के पर्यटन वाले फैसले का विरोध कर रहा है। जहां बीते दिनों जैन समाज ने पूरे देश में प्रदर्शन भी किया है। वहीं शनिवार को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इस मामले में एक बयान दिया है, जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार जैन समाज के साथ है और उनकी भावना के अनुरूप ही करेगी। लालवानी ने कहा कि सम्मेद शिखर के मामले में जैन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बीते दिनों सांसद शंकर लालवानी से मिला था। जो गजट नोटिफिकेशन निकला है वह पर्यटन के लिए निकला है। वन मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन था, वह झारखंड सरकार की अनुशंसा पर निकला था। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि यह जो नोटिफिकेशन निकला था यह बहुत पहले निकला था। जब जैन समाज ने अपनी बात रखी तो दिल्ली में जैन समाज के लोगों के साथ सरकार के लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। जैन समाज की मांगों को सरकार ने गंभीरता से लिया। बीते दिनों झारखंड सरकार को लिखे गए पत्र का जवाब नहीं आया तो केंद्र सरकार ने दूसरा पत्र फिर सरकार को भेजा है, जिसमें जैन समाज की मांगों का विवरण करते हुए इंदौर में जो जैन समाज के लोगों ने मांग रखी है उसका भी जिक्र किया गया है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मुझे लगता है कि झारखंड सरकार संसद में प्रस्ताव बनाकर इसे भेजेगी और जो जैन समाज चाहता है हम उनके साथ है और इसी के अनुसार सरकार कार्य करेगी। बताना चाहेंगी कि जैन समाज एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को सांसद शंकर लालवानी से मिलने पहुंचा था, जहां सांसद ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एक मिनट साहब, चुप हो जाइए। देखिए, पिछले 7 तारीख को जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल जब मुझसे मिला था सम्मेद शिखर के बारे में कि उसको जो गजट नोटिफिकेशन निकला है वो पर्यटन स्थल के लिए निकला है और वन मंत्रालय का वो गजट नोटिफिकेशन था वो झारखंड सरकार की अनुशंसा पे निकला था।
निकला पूर्व में था, लेकिन जब जानकारी में आया तुरंत हमने माननीय मंत्री जी से इसी से बात की और मंत्री जी ने तुरंत उसी समय अधिकारी को निर्देश दिए और अधिकारी के साथ हमारी लगातार 3 बैठकें हुई। उसमें दिल्ली के जो जैन समाज, क्योंकि यहाँ से बुलाना संभव नहीं था इतनी जल्दी, तो दिल्ली के जो जैन समाज क्लब से उनके साथ हम बैठे थे और उन्होंने जो मांग रखी थी उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। पहला पत्र उन्होंने झारखंड सरकार को लिखा जो हमने डिमांड की थी और उसके आधार पर झारखंड सरकार के संशोधन की बात कही गई थी। क्योंकि पिछले 3 दिनों पत्र के 3 दिन बाद भी झारखंड सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद कल एक पत्र और केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के मुख्य सचिव को गया और हमारे कल्चर मिनिस्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा है। और जो देश में जैन समाज की मांग हो रही है और इंदौर में भी जिस प्रकार जैन समाज ने मांग की थी वो सब बातें उसमें हैं और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार इस पर संशोधित प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेगी और उस अनुसार आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, जो जैन समाज चाहता है हम उनके साथ हैं और उसी अनुरूप रहना चाहिए जैसा उसका स्वरूप था। इन पिछले 10 दिनों में जो कार्रवाई उन्होंने वहाँ पर करी दिल्ली में, वो डे टू डे यहाँ पर बताते रहे। उस कार्रवाई से जैन समाज पूर्णतः संतुष्ट है, क्योंकि ये जैन समाज का मामला नहीं, पूरे भारत का मामला है। अभी आपने देखा होगा 11 तारीख को पूरा भारत बंद था, जिसके अंदर सभी समाज ने साथ दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन समाज, सभी समाज ने साथ दिया। तो इस मुद्दे को लेकर सांसद महोदय बहुत गंभीर है। हमने उनसे एक ही निवेदन किया है कि अगर मान लो झारखंड सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं करने की आग्रह करती है, तो जो भारत सरकार के राजपत्र में आया है उस भारत सरकार के राजपत्र को भारत सरकार रद्द कर सकती है। तो इस ओर आप ध्यान दें और भारत सरकार इस कार्रवाई को करते हुए इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। ऐसी खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हिंदुस्तान मेन न्यूज़ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।